जल ही जीवन है, यानी बगैर पानी के धरती पर जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। इंसान के शरीर में भी जल की कमी हो जाए तो वो बीमार पड़ जाता है। पानी की अहमियत हम सभी जानते हैं, लेकिन सोचिए अगर जल्द ही हमारे लिए जहर बन जाए तो। हमारे लिए पानी का बड़ा सोर्स ग्राउंड वाटर है। देश की 80% आबादी मोटे तौर पर कुएं, हैंडपंप या फिर नदी तालाब के पानी पर ही निर्भर है। लेकिन ये पानी ही जहर बन चुका है, या कहें कि बनता जा रहा है। ये हम नहीं बल्कि सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि देश के ज्यादातर राज्यों में ग्राउंड वाटर जहरीला हो चुका है, यानी उसमें आर्सेनिक, सीसा जैसी धातुओं की मात्रा तय पैमाने से ज्यादा हो चुकी है। आंखों से नजर नहीं आने वाले ये धातु जब पानी में ज्यादा हो जाते हैं तो खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि ये कई बीमारियों की वजह भी बनते हैं। आज हम देश के अंडरग्राउंड वाटर की ग्राउंड सच्चाई आपको समझाएंगे, पानी में घुले जहर की पहचान करेंगे और उसके इफेक्ट्स भी हम आपको बताएंगे, उसकी जानकारी डिटेल में देंगे। लेकिन चलिए पहले ग्राउंड वाटर को लेकर सरकार की रिपोर्ट को समझते हैं। मिनरल वाटर के दौर में मीठे घाट के पानी की कल्पना फिल्मी है, लेकिन सुनने में अच्छी लगती है। घाट का मीठा पानी तो खैर दूर दराज के इलाकों में भी मैसर नहीं। पीने का साफ पानी ही सभी को मिल जाए, इतना ही बहुत है। शहर में तो वाटर प्यूरिफायर्स की सुविधा है और इस तकनीक की बदौलत बड़ी आबादी को स्वच्छ पानी भी मिल रहा है। लेकिन गांव का क्या? देश की आधी से ज्यादा आबादी अभी फिलहाल गांव में ही रहती है, जहां लोग हैंडपंप, कुआं या फिर तालाब से पानी पीते हैं। लेकिन क्या वो पानी स्वच्छ है? यकीनन नहीं। सरकार की रिपोर्ट बताती है कि दरअसल वो पानी पीने लायक नहीं है। वो पानी नहीं, जहर है। एक धीमा जहर जो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बीमार कर रहा है। अब इसे नासमझी कह लीजिए या फिर मजबूरी, लेकिन देश के लाखों लोग जहरीला पानी पी रहे हैं और इस तरह गंभीर बीमारियों को न्योता भी दे रहे हैं। ये रिपोर्ट केंद्र सरकार की है, जो बताती है कि देश में पानी की क्वालिटी खराब होती जा रही है। लगभग सभी राज्यों के ज्यादातर जिलों में ग्राउंड वाटर पीने लायक नहीं है, क्योंकि उसमें जहरीली धातुओं की मात्रा तय मानक से ज्यादा है। 209 जिलों में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है, तो 491 जिलों में आयरन की मात्रा तय सीमा से ज्यादा है। इतना ही नहीं, ग्राउंड वाटर में सीसा, यूरेनियम, क्रोमियम और कोडमियम की मात्रा भी ज्यादा है। अब इस ग्राउंड सच्चाई के साथ वाटर की कल्पना मीठे घाट के पानी के तौर पर तो नहीं की जा सकती, क्योंकि पानी में घुली हुई धातु स्वास्थ्य के लिहाज से शरबत नहीं बल्कि जहर है। 100% जहर है। और जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 80% से ज्यादा आबादी जो ग्राउंड वाटर पर निर्भर है, इस जहर को पी रही है। इस जहर वाले पानी से कई बीमारियों का खतरा भी है, जैसे त्वचा और नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियां, कैंसर, पार्किंसन और ट्यूमर। आमतौर पर एक आदमी को रोजाना करीब 3 लीटर पानी पीने की सलाह दी जाती है। कम से कम 2 लीटर पानी तो जीने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल यही है कि 2 लीटर पानी के साथ थोड़ा थोड़ा जहर जो शरीर में जा रहा है, क्या वो इंसान को देर तक जीने देगा? हमें इस सवाल का जवाब पता है। अगर कुछ तलाशना है तो इसका समाधान। देश की 80% आबादी को स्वच्छ पानी कैसे मिले, ये सरकार की भी चिंता है। और अच्छी खबर यह है कि इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अगस्त 2019 में जल जीवन शक्ति मिशन की शुरुआत की गई थी। इसके तहत 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को नल के जरिए पीने के पानी की आपूर्ति का लक्ष्य है। सरकार के मुताबिक अभी तक देश के 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से करीब 10 करोड़ परिवारों के घर पर नल से पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार की ओर से अमृत 2.0 योजना शुरू की गई, जिसके तहत अगले 5 साल में यानी 2026 तक सभी शहरों में नल से पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। तो इस तरह उम्मीद की जा सकती है कि अगले कुछ वर्षों में देश के लोगों को जहर वाले पानी से मुक्ति मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
वैसे ग्राउंड वाटर यानी भूजल को लेकर केंद्र सरकार का यह खुलासा तब सामने आया है जब देश की 80% से ज्यादा आबादी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसी पर निर्भर है। इनमें भी देश का एक बड़ा तबका गांव में रहता है। शहरों की तुलना में जहां आर्सेनिक, आयरन, सीसा, क्रोमियम, कैडमियम और यूरेनियम जैसी जहरीली धातुओं की मात्रा तय मानक से ज्यादा पाई गई है, वो भी तब जब गांव में पीने के पानी का मुख्य सोर्स हैंडपंप, कुआं या फिर नदी तालाब होते हैं, जिनसे निकलने वाले पानी को साफ करने का कोई तरीका मौजूद नहीं है। गांव के किसी भी घर में वाटर फिल्टर्स या फिर आरओ तकनीक का इस्तेमाल नहीं होता है, जिससे हैंडपंप, कुएं या फिर नदी तालाब से निकलने वाले पानी को शुद्ध और स्वच्छ बनाने में मदद मिल सके। पानी के घरेलू इस्तेमाल से पहले हर तरह की केमिकल और फिजिकल अशुद्धियों को दूर किया जाए, पर बदकिस्मती से ज्यादातर गांवों के ज्यादातर घरों में वाटर प्यूरिफायर्स की सुविधा मौजूद नहीं है। लिहाजा ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं। ऐसे में संसद में सरकार की तरफ से यह स्वीकार करना कि देश की 80% आबादी के हिस्से में जहर बन चुका है पानी ही, और यही लोग पी रहे हैं, तो ये बात न सिर्फ चौंकाती है बल्कि कई मर्तबा डराती भी है। यानी जिस पानी को अब तक सुरक्षित मानकर हम पी रहे थे, वो जहरीला हो चुका है, और ये हाल देश के लगभग सभी राज्यों का है। ऐसे में इस देश के हर नागरिक के लिए यह जानना जरूरी है कि किस किस राज्य के किस किस जिले का अंडरग्राउंड वाटर जहरीला हो चुका है। तो हम एक आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 25 राज्यों के 209 जिलों के कुछ हिस्सों में ग्राउंड वाटर में खतरनाक धातु आर्सेनिक की मात्रा 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा है। 29 राज्यों के 491 जिलों के कुछ हिस्सों में ग्राउंड वाटर में आयरन की मात्रा 1 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा है। 21 राज्यों के 176 जिले ऐसे हैं जहां पर ग्राउंड वाटर में लेड यानी सीसा तय मानक 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा है। 11 राज्यों के 29 जिलों के कुछ हिस्सों में ग्राउंड वाटर में कैडमियम की मात्रा 0.003 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा पाई गई है। 16 राज्यों के 62 जिलों के कुछ हिस्सों में ग्राउंड वाटर में क्रोमियम की मात्रा 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा मिली है। वहीं 18 राज्यों के 152 जिले ऐसे हैं जहां के कुछ हिस्सों में ग्राउंड वाटर में यूरेनियम 0.03 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा पाया गया है। इन आंकड़ों से साफ हो जाता है कि हम जब पानी पी रहे हैं वो जहरीला हो चुका है। सरकार की तरफ से तय मानकों से ज्यादा ग्राउंड वाटर में जहरीली धातुओं की मात्रा मिल रही है, और वो भी तब जब इंसान के जिंदा रहने के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है। मानव शरीर में लगभग 60% जल होता है, इसीलिए मानव सभ्यता में जल को ही जीवन कहा जाता है। क्योंकि इंसान खाने के बिना तो 1 महीना रह सकता है, लेकिन पानी के बिना 1 हफ्ते से ज्यादा जिंदगी मुमकिन नहीं है। ऐसे भी एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में औसतन 75,000 लीटर पानी पी लेता है। किसी इंसान को स्वस्थ रहने के लिए हर दिन कम से कम 2 लीटर पानी चाहिए, लेकिन हम जो पानी पी रहे हैं वो स्वस्थ बनाने के बजाय हमें बीमार कर रहा है। देश के 18 राज्यों के 152 जिलों के कुछ हिस्सों में ग्राउंड वाटर में यूरेनियम 0.03 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा पाया गया है, जो चिंता का विषय है। अगर आपको भी जमीन से निकलने वाले पानी में यूरेनियम की मात्रा बढ़ने की आशंका हो रही है, तो ऐसे हालात में आपको क्या करना चाहिए, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी रामकिंकर से। ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक का पाया जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े स्तर पर तमाम जिलों में यूरेनियम के पाए जाने की रिपोर्टिंग हुई है। इसीलिए भूवैज्ञानिक बहुत चिंतित हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस क्षेत्र में काफी ज्यादा शोध की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस सिंचाई के पानी से किसान अपनी फसल को लहलहा रहा है उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मौजूद है, या फिर उस पानी की मौजूदगी आसपास के लोगों पर रेडियो एक्टिव प्रभाव छोड़ती है। यही वजह है कि काफी ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। लेकिन इतना जरूर है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको जरा भी डाउट या संदेह है तो आप नजदीकी सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन में न केवल चिट्ठी लिखकर, ईमेल लिखकर, फोन करके या किसी भी तरह से अपनी शिकायत दर्ज कराइए, और जैसे ही शिकायत मिलती है
तमाम अधिकारी आपके पास पहुंचेंगे। भूवैज्ञानिक न केवल उस जल का सैंपल लेंगे बल्कि जांच करके ये देखेंगे कि कहीं उसके अंदर आर्सेनिक या फिर रेडियो एक्टिव पदार्थ तो नहीं है। ऐसे में घबराइए नहीं, लेकिन एहतियात जरूर बरतिए। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ राम किंकर सिंह, गुड न्यूज टुडे के लिए। हर साल की तरह इस साल भी जून में यूनेस्को की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है, जिसमें दावा यह किया गया है कि ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले 10 देशों में भारत सबसे ऊपर है। यानी दुनिया के किसी भी देश की तुलना में हमारे ही देश की भूजल पर सबसे ज्यादा निर्भरता है, और वो भी तब जब 33 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले भारत के पास साफ पानी के स्रोत सिर्फ 4% हैं। फिर भी तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण की वजह से फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल वेस्ट यानी कि रासायनिक कचरा नदियों, नहरों और तालाबों में बह जाता है, और जिसकी वजह से भूजल दूषित हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर कारखाने अब शहरों से दूर ग्रामीण इलाकों में लग रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों का भूजल शहरों के ग्राउंड वाटर की तुलना में ज्यादा दूषित हो रहा है, जिसका नतीजा यह है कि अब गांवों के भूजल में भी आर्सेनिक, आयरन, लेड यानी कि सीसा, कैडमियम, क्रोमियम और यूरेनियम जैसे खतरनाक धातुओं की मात्रा तेजी से बढ़ती जा रही है, और जिसका सीधा असर देश की 80% आबादी पर पड़ रहा है। ऐसे में हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है कि पीने के पानी में मिल रहे किस मेटल का इंसान के स्वास्थ्य पर क्या असर होता है। तो हम आपको बताते हैं, बात सबसे पहले आर्सेनिक की ही कर लेते हैं। पानी में आर्सेनिक की तय मानक से ज्यादा होने का मतलब यह है कि स्किन से जुड़ी बीमारियां और कैंसर के खतरे को न्योता दे रहे हैं आप। कहीं भूजल में आयरन ज्यादा होने का मतलब नर्वस सिस्टम से जुड़ी गंभीर बीमारियां, अल्जाइमर और पार्किंसन को बढ़ावा देना। इसके अलावा पानी में लेड की मात्रा ज्यादा होना मतलब हमारे नर्वस सिस्टम को सीधे तौर पर यह प्रभावित करेगा, जबकि पानी में कैडमियम की मात्रा ज्यादा होने से किडनी को नुकसान हो सकता है या फिर किडनी से जुड़ी बीमारियों के शिकार आप हो सकते हैं। वहीं अगर पानी में क्रोमियम की मात्रा ज्यादा है तो उसको पीने वाले शख्स की छोटी आंत में ट्यूमर होने का खतरा बढ़ जाता है। पीने के पानी में यूरेनियम की मात्रा ज्यादा होने से भी किडनी से जुड़ी बीमारियां और कैंसर होने का खतरा रहता है। यह भी सच है कि लोगों तक स्वच्छ पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्यों पर है। फिर भी देश के हर नागरिक को साफ पानी मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चल रही हैं, जिनमें अगस्त 2019 में शुरू हुआ जल जीवन मिशन शामिल है। इसके तहत केंद्र सरकार की कोशिश ये है कि साल 2024 तक हर ग्रामीण परिवार के पास नल के जरिए पीने का पानी पहुंचे, और इन्हीं प्रयासों का परिणाम यह है कि अभी तक देश के कुल 19 करोड़ 15 लाख ग्रामीण परिवारों में से 9 करोड़ 81 लाख परिवारों के घर पर नल से पानी पहुंच चुका है। जल जीवन मिशन के अलावा अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार की तरफ से अमृत 2.0 योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत अगले 5 साल में यानी 2026 तक सभी शहरों में नल से पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी डिपार्टमेंट यानी भू विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर शशांक शेखर भी पीने के पानी में यूरेनियम की बढ़ती मात्रा को गंभीर मान रहे हैं, पर हमें कैसे एहतियात बरतना है ये उन्हीं से समझते हैं। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डीयू के जियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर शशांक शेखर। सर, सबसे पहले तो ये जो आंकड़ा आया है बड़ा डराता भी है, आप इसे कैसे लेते हैं? आर्सेनिक जो है ये पुराना रिपोर्टिंग है। भारत के बंगाल क्षेत्र में आप समझ लीजिए बिहार का जो पूर्वी इलाका है और उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका, यहाँ पर आर्सेनिक मिला था पहले जी। और हमें इसी के तहत हर घर नल योजना चलाई सरकार ने, जिसमें स्वच्छ जल देने का ये हुआ। ये नहीं कि अगर आपने आर्सेनिक इस जिला में कह दिया तो यहाँ का हर ट्यूबवेल हर हैंडपंप आर्सेनिक दे रहा है। कुछ एक दूषित है, तो सेफ एक्वीफर को खोजना और वाटर सप्लाई में उनको इंटीग्रेट करना। अब ये आर्सेनिक के मेनेस को सरकार, राज्य और केंद्र ने मोर और लेस जीत लिया था, लोगों तक स्वच्छ जल जा रही थी। अब यूरेनियम का सवाल है, यह बिल्कुल नया पोल्यूटेंट है जिस कारण से कैंसर की बीमारियां हो सकती हैं और तमाम बीमारियां हो सकती हैं। क्या
अगर आपके पास का भूमिजल में यूरेनियम है तो क्या उससे रेडिएशन आ सकता है? यह सवाल है सबसे बड़ा। या पीने के नलके से आ रहा है तभी आप प्रभावित हो सकते हैं? इस पर तत्कालीन सरकार को राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर एक शोध की जरूरत है। ऐसा तो नहीं कि मेरे भूमिजल में अगर यूरेनियम है तो बिना पिए मैं उससे प्रभावित हो रहा हूं। यह सबसे अहम तथ्य होगा जिस पर शोध की जरूरत है। दूसरी सबसे खास बात जो जाहिर तौर पर हमारे सभी दर्शक ये जानना चाहते होंगे कि पानी पीने के समय, खासकर जब हमें ये पता चल चुका है कि इस तरह से आर्सेनिक और यूरेनियम की कई अलग अलग जिलों में, अब ये पता नहीं है किसी को कि जो पानी पी रहा है वो उसमें है या नहीं है, ये तो जांच का विषय है। ऐसे में एक आम सावधानी क्या रखनी चाहिए पीने के पानी के समय? सबसे अहम चीज है कि हर जिले के हर एक इलाकों के जल का जांच सरकार करती है। आपके जिले में पीएचईडी डिपार्टमेंट होता है जो ये जांच करती है, उनसे रिपोर्ट ले लें और एक बार देख लें। अगर उस क्षेत्र में कोई एक बीमारी बहुत लोगों को हो रही है, तुरंत एकत्रित हो, आवाज उठाएं, सरकारी तंत्र का मदद लें, पानी की जांच कराएं। चलिए, इस बीच अच्छी और सच्ची खबरों में एक शानदार खबर आपको बताते हैं, यानी बहुत अच्छी खबर भारत के लिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया है। टेबल टेनिस में भारत को ये गोल्ड मेडल मिला है, ये अभी खबर आई है। इससे पहले लॉन बॉल में भारतीय टीम ने गोल्ड जीता था। अब ये 5वां गोल्ड भारत के नाम। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता है एक और गोल्ड। तो भारत को फिलहाल 5वां गोल्ड टेबल टेनिस में मिला है। टेबल टेनिस मेंस इवेंट में मिली है ये कामयाबी। फाइनल में सिंगापुर के खिलाड़ी को हराया है, तो ये बड़ी कामयाबी, 5वां गोल्ड भारत के नाम। तो 5वां गोल्ड भारत के नाम। टेबल टेनिस में भारत ने जीता है गोल्ड। जी साथियान, हरमीत देसाई ने अपने अपने सिंगल्स मैच जीते थे और साथ ही साथ दोनों खिलाड़ियों ने बतौर जोड़ीदार डबल्स मुकाबला भी जीत लिया 5वें दिन। इससे पहले आपको बता दें कि खबर आई लॉन बॉल में भी भारत ने गोल्ड जीता। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में ये 5वां गोल्ड जो भारत ने जीता है। भारत ने सिंगापुर के खिलाड़ी को 3-1 से हराया है। बड़ी कामयाबी भारत के लिए। गोल्ड की शुरुआत मीराबाई चानू से हुई थी और उसके बाद एक एक करके ये 5वां गोल्ड भारत के नाम फिलहाल। और आज का दिन ये दूसरा गोल्ड है जो भारत के नाम हुआ है। 92 साल बाद इतिहास रचा जब लॉन बॉल में महिला टीम ने गोल्ड जीता और उसके बाद ये दूसरा गोल्ड। टेबल टेनिस में भारत ने गोल्ड जीता, सिंगापुर के खिलाड़ी को हराया। बड़ी कामयाबी भारत के लिए। तो लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स से शानदार खबरें आ रही हैं, शानदार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो बड़ी खबर यही है कि भारत को ये 5वां गोल्ड मिला है। टेनिस में मेंस टीम इवेंट में ये मिली है कामयाबी। फिलहाल फाइनल में सिंगापुर के खिलाड़ी को हराया 3-1 से। तो शानदार खबर कॉमनवेल्थ गेम्स से। वेट लिफ्टिंग में भारत ने जीता सिल्वर मेडल। एक और शानदार खबर, वेट लिफ्टिंग में भी भारत ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। ये बड़ी खबर है, शानदार खबर कॉमनवेल्थ गेम्स की तरफ से जो आ रही है। विकास ठाकुर ने ये सिल्वर मेडल जीता है। बड़ी खबर, बड़ी कामयाबी भारतीय टीम के लिए, खेमे के लिए। विकास ठाकुर ने जीता है सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में। गोल्ड मेडल भारतीय टेनिस को। इससे पहले लॉन बॉल में भी आज गोल्ड जीता है। तो लगातार बड़ी कामयाबियां, भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। विकास ठाकुर ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में अमन, चैन और खुशियों के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है और हमेशा के लिए आतंकवाद और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों का खात्मा दुनिया के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि अलकायदा के चीफ अल जवाहिरी को अमेरिका ने मार गिराया है और इस तरह अमेरिका करीब 21 साल बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले का बदला पूरा कर चुका है। उसामा बिन लादेन के बाद अलकायदा की कमान संभालने वाले अमन अल जवाहिरी को काबुल के पास उसके घर में ढेर कर दिया गया। 31 जुलाई को सुबह 6:18 पर जब आरी आदतन अपनी बालकनी में आया, तभी ड्रोन से
हल्फायर मिसाइल दागी गई, जिसने जवारी के परखचे उड़ा दिए। R9X हल्फायर दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइलों में से एक है। पलक झपकते ही दुश्मन को ढेर कर सकती है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें विस्फोटक नहीं होता, बल्कि 45 किलो वजनी मिसाइल भी में 6 धारदार ब्लेड्स लगे होते हैं। इससे बिना विस्फोट किए टारगेट को ध्वस्त किया जा सकता है। यह पूरा ऑपरेशन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की पेन पॉइंट इंटेलिजेंस के आधार पर हुआ और इसके लिए एक लंबी और बेहद खुफिया प्लानिंग अमेरिका की तरफ से की गई थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पूरी प्लानिंग की थी। पिछले कई महीनों से अमेरिका में व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मीटिंगों का सिलसिला जारी था। जो बाइडेन उनके सलाहकार पिछले कई महीनों से प्लानिंग कर रहे थे और आखिरकार इसको अंजाम दिया गया। और जब मिशन कामयाब रहा तो इसकी सूचना खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी। इससे पहले 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी कमांडोज ने उसामा बिन लादेन को मार गिराया था और 11 साल बाद लादेन के उत्तराधिकारी और 9/11 के गुनहगार नंबर 2 अयमन अल जवाहिरी की कहानी खत्म हो गई। अच्छी और सच्ची खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के साथ ही इलाके की सूरत बदलने के नए नए प्लान्स तैयार हो रहे हैं। कोशिश ये हो रही है कि अयोध्या की नई सूरत के साथ ही पुराना वैभव भी लौटाया जा सके। अब ये कवायद की जाएगी पेड़ पौधों के जरिए, जिनका जिक्र शास्त्रों में किया गया। कई और प्लान्स भी हैं, जिसे लेकर अयोध्या में आने वाले वक्त में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। अयोध्या में राम मंदिर का काम तेजी से चल रहा है। इसी के साथ अयोध्या भी बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है। जहां एक तरफ अयोध्या को मॉडर्न बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पुराने वैभव को भी कायम रखने की कोशिश है। राम मंदिर से जुड़ी एक ऐसी ही पहल की जा रही है। इसके तहत आने वाले वक्त में वो पेड़ देखने को मिलेंगे जिनका जिक्र रामचरितमानस और रामायण में है। इसमें रिसर्च के जरिए कोशिश है ये पता लगाया जाए कि इस युग के पेड़ किस तरह विकसित हो सकते हैं। राम मंदिर के चारों तरफ ये पेड़ लगाए जाएंगे। इसे नक्षत्र वाटिका का नाम दिया गया है। जगह चुन ली गई है। अयोध्या के दूसरे हिस्सों में भी कुछ बागान बनाए जाएंगे। इन्हें अशोक वाटिका, किष्किंधा वाटिका, पंचवटी वाटिका का नाम दिया जाएगा। इसी के साथ एक ऐसा बगीचा भी होगा जिसमें हर मौसम के फूल और फल मिलेंगे। भक्तों को आकर्षित करने के लिए बटरफ्लाई पार्क भी बनाया जाएगा। बंदरों के लिए भी एक पार्क बनाने की तैयारी है। इस पूरी कवायद का मकसद नई पीढ़ी को अयोध्या और रामायण का महत्व बताना है। इस तरीके के प्लान बना रहे हैं और इसमें ये प्रयास किया जा रहा है कि रामायण कालीन जो वृक्ष लगाए जाते थे उसको हम लोग इंडिजिनस प्रजाति के थे उसको लगाया जाए और उसका इकोलॉजिकल अध्ययन किया जाए और कहाँ पे प्लेसेस हैं उसको लगाया जाए। तो हम लोगों ने बहुत सारे स्थल चिन्हित किए हैं। जैसे आप देखें गुप्तार घाट का एरिया है और समदा झील का है। समदा झील का एरिया हम लोगों ने 67 हेक्टेयर का एरिया था जिसको हम लोगों ने सीमांकन करा के उसका झील का विस्तार कर रहे हैं और उसका झील का पुनर्भरण कर रहे हैं। राम मंदिर के इलाके को सजाने संवारने के साथ ही अयोध्या में कई और बदलाव हो रहे हैं। इसमें दूसरे इलाकों को भी नया लुक दिया जा रहा है। हालांकि इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हरियाली हो। हाँ, रामायण कालीन वृक्षों पर भी हम काम कर रहे हैं। जैसे कि अशोक वाटिका, किष्किंधा वाटिका, पंचवटी वाटिकाएं बनाई जा रही हैं। इसके लिए हम रामायण कालीन प्रजातियों पर रिसर्च कर रहे हैं। उस संशोधन के बाद जो जितने भी पेड़ आ रहे हैं, चंपक आ रहा है, पुत्रंजीवा आ रहा है, सीता अशोक आ रहा है, उसको हम जहाँ जहाँ से हम ला सकते हैं अपनी नर्सरी में उगा रहे हैं। और उसके संबंध में जहाँ पर ये वाटिकाएं बनाई जाएंगी गुप्तार घाट में, वहाँ पर हम जरूर उसको लगवाएंगे। अयोध्या को लेकर बना ये प्लान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया और दिखाया जा चुका है। इसकी तस्दीक इलाके के सांसद भी करते हैं, जिनके मुताबिक आध्यात्मिक नगरी अयोध्या धर्म की धुरी होगी। रामायण कालीन पेड़ तो पूरी अयोध्या में ही लगेंगे। सभी मार्गों में लगेंगे, 84 कोसी पर, 14 कोसी पर, पंचकोसी पर, सभी धार्मिक पौराणिक स्थलों पर। या तो सरकार की योजना है, क्योंकि अयोध्या का जो
माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन, वो आध्यात्मिक नगरी के रूप में इसको विकसित करना चाहते हैं। अयोध्या आधुनिक तो होगी ही, लेकिन आध्यात्मिक भी। सरकार इसी विजन पर विकास का खाका खींचने में जुटी है, ताकि यहाँ की विरासत से न केवल पुरानी पीढ़ियां जुड़े, बल्कि नई पीढ़ियां भी भारत के आध्यात्मिक इतिहास को समझ सकें। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस जियो ने भारत में अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड में अपनी 5G नेटवर्क सेवाएं शुरू करने के लिए 5G स्पेक्ट्रम हासिल कर लिया है। रिलायंस इस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल 20 साल तक कर सकेगा। इसके लिए उसने 80,078 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 26 जुलाई से शुरू हुई 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी सोमवार को समाप्त हुई। 40 राउंड चली बोली में अलग अलग टेलीकॉम कंपनियों ने बोली लगाई। एयरवेव्स की नीलामी से सरकार को करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है। Now, I would like to thank the entire team which worked on auctions. So please give a very good round of applause. ये तालियों की गूंज इसलिए है क्योंकि 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार को करीब 1.5 लाख करोड़ मिलने वाले हैं। और इसमें खास बात यह है कि सरकार को इस नीलामी में 71% स्पेक्ट्रम बेचने में सफलता हासिल हुई है। ये देश की अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी है। इस नीलामी में सरकार ने 10 बैंड में 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम रखे और 72,098 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में से 51,236 मेगाहर्ट्ज की नीलामी हुई, जिसकी कीमत करीब 1,50,173 करोड़ रुपए है। ऑलरेडी जैसे इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग होती है, वैसे ही फाइबर की वायरिंग भी, टेलीफोन की वायरिंग भी अवेलेबल होती है, डक्ट्स अवेलेबल होता है अंदर। उन डक्ट्स में से अंदर आपने वाईफाई कनेक्टिविटी दे दी। सो दैट इज अ वेरी गुड यूज केस विच ऑल ओवर द वर्ल्ड इज बिकमिंग क्वाइट पॉपुलर, स्पेशली इन लार्जर सिटीज, जहां पे एक अच्छी हाई बैंडविड्थ आप बड़े आसानी से प्रोवाइड कर सकते हो मिलीमीटर वेव में। सो आई हैव कवर्ड द overall auction numbers, individual operator wise auction numbers, the financial numbers and the qualitative analysis of each and every band. Now I would like to thank the entire team which worked on auctions. 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की शुरुआत 26 जुलाई से हुई थी, जिसके बाद 1 अगस्त को आखिरी बोली लगाई गई। इस दौरान 5G स्पेक्ट्रम के लिए सबसे ज्यादा बोली मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने लगाई, जिसके बाद रिलायंस जियो 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की टॉप बिडर कंपनी बन गई। यानी नीलामी के दौरान जियो ने सबसे ज्यादा कीमत में एयरवेव खरीदे। इसके बाद भारती एयरटेल दूसरे पायदान पर रहा और वोडाफोन आइडिया तीसरे नंबर पर। जियो एयरटेल पैन इंडिया यानी कि पूरे देश में 5G नेटवर्क उपलब्ध कराएगी। भारतीय एयरटेल भी पैन इंडिया 5G नेटवर्क उपलब्ध कराएगी, जबकि वोडाफोन आइडिया कुछ चुनिंदा लोकेशंस में ही 5G नेटवर्क उपलब्ध कराएगी। वहीं अडानी ग्रुप की तरफ से 26 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए प्राइवेट टेलीकॉम नेटवर्क स्थापित किए जाएंगे। स्पेक्ट्रम जो है वायरलेस कम्युनिकेशंस का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। इसके बगैर कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन 2G, 3G, 4G कुछ नहीं हो सकता है। और 5G से कई कंपनीज को बहुत सी उम्मीदें हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ज्यादातर जितना भी 1.5 लाख करोड़ में से जो करीब 1.4 जो है वो खाली 5G स्पेक्ट्रम के लिए ही उन्होंने बोली की दी है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है और बहुत बड़ी राशि है। पर हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो पेमेंट है वो एक बार में नहीं आएगी, वो 20 सालों में आएगी। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब सभी के मोबाइल फोन्स पर 5G नेटवर्क होगा। 4G के मुकाबले 5G की स्पीड 10 गुना फास्ट होने वाली है। साथ ही लैग फ्री कनेक्टिविटी भी रहेगी, जिससे बिना रुकावट स्ट्रीमिंग होगी। आज ऑक्शन कंप्लीट हुआ है। अगले कुछ ही दिनों में जो जितने भी दूसरी फॉर्मेलिटीज है, स्पेक्ट्रम को अप्रूव करना, एलोकेट करना, अपफ्रंट पेमेंट जो ऑपरेटर्स जमा कराएंगे, वो सब करीब करीब 10-12 अगस्त तक कंप्लीट होएगी। और जिस तरह से ऑपरेटर्स ने भी तैयारी करके रखी है, डिपार्टमेंट ने तैयारी की है और सरकार ने तैयारी की है, और साथ ही साथ
ऑपरेटर्स ने भी तैयारी की है। देश के कई हिस्सों में इक्विपमेंट लगाने की तैयारी चल रही है, तो उससे लगता है कि अक्टूबर में हम 5G देश में लॉन्च होने की स्थिति में हम लोग होंगे। 5G एयरवेव की नीलामी में देश के दिग्गज कारोबारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 3G, 4G के मुकाबले 5G स्पेक्ट्रम नीलामी करीब 2 से 3 गुना ज्यादा रही। 2010 में 3G स्पेक्ट्रम नीलामी के दौरान करीब 50,968 करोड़ की बोली लगाई गई थी। 4G स्पेक्ट्रम नीलामी के दौरान करीब 77,815 करोड़ रुपए की बोली लगी थी, जो इस साल 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के दौरान 1.5 लाख करोड़ यानी करीब दोगुना हो गई है। जाहिर है 5G की नीलामी की तरह ही इसकी स्पीड भी अन्य नेटवर्क्स की तुलना में ज्यादा रहने वाली है, जिसके लिए सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है। कि आज टेलीकॉम सेक्टर अपनी कठिनाइयों से निकल के एक सनराइज सेक्टर बन रहा है, एक ग्रोथ फेज में एंटर कर रहा है। अभी सबने सफिशिएंट स्पेक्ट्रम खरीदा है, जिसके कारण हमें पूरी आशा है। साथ ही साथ जो टावर में और फाइबर के लगाने में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, अब करीब मैंने जो एक साल से ज्यादा टाइम लगता था टावर लगाने के परमिशंस में, अब कुछ मिनटों में हो जाता है, कुछ घंटों में अप्रूवल्स आ जाते हैं। तो 2.5 लाख से ज्यादा टावर्स के परमिशंस इस बीच दिए गए हैं। तो इससे बहुत सर्विस क्वालिटी में आने वाले महीनों में जरूर सर्विस क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आएगा। हालांकि 5G नेटवर्क का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को जेब भी ज्यादा ही ढीली करनी होगी, और इसके लिए सबसे पहले 5G सपोर्ट वाला सिस्टम या फिर मोबाइल फोन होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ अब आपको हम ये भी बताते हैं कि विदेशों में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर नियम क्या हैं। क्या भारत की तरह ही और देशों में भी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी सरकार करवाती है? जी हां, ज्यादातर देशों में सरकार के हाथों ही 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है, और देश की बात अगर की जाए तो अब तक सबसे ज्यादा 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अमेरिका में ही देखने को मिली है। अमेरिका में 81 अरब में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी। इसके बाद दूसरे नंबर पर फ्रांस है। फ्रांस में 3 अरब 30 करोड़ में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी। तीसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम में 1 अरब 89 करोड़ में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी। चौथे स्थान पर है जर्मनी। जर्मनी में 7 अरब 40 करोड़ में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी। जाहिर है 5G नेटवर्क और नेटवर्क से बेहतर है। ये नेटवर्क कैसे बेहतर होगा, इसे जानने के लिए हमारे सहयोगी बिजनेस टुडे के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ जरावी ने आईटी एक्सपर्ट रोहन धमीजा से बात की। पैसे तो सरकार के पास बहुत आए हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपया आएगा जो ऑपरेटर स्पेक्ट्रम के लिए देंगे, काफी खर्चा होगा, पर कहीं इसका ये तो नहीं मतलब कि ये कस्टमर से 5G सर्विस के लिए महंगी सर्विस देके उनके जेब से निकलेगा? ये नहीं, बिल्कुल नहीं सिद्धार्थ। मैं आपके सारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि 5G सर्विसेज का दाम का प्राइस 4G सर्विसेज से बिल्कुल अलग नहीं होगा। हम दुनिया भर में जिस भी देश में देखें जिधर 5G सर्विस लॉन्च हुई है, 5G सर्विस का प्राइस 4G सर्विस के एकदम सेम रहा है। तो उस मायने में ये 1.5 लाख करोड़ की जो आपने बात की, जो 4 ऑपरेटर्स ने इन्वेस्टमेंट की और गवर्नमेंट को देंगे, या इसका रिटर्न प्राइस बढ़ाकर नहीं होगा, प्राइस एकदम वैसा ही रहेगा, बट बिजनेस केस एक डिफरेंट तरह से बनेगा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए इंडियन टेलीकॉम कंज्यूमर के लिए प्राइस इंक्रीज बिल्कुल नहीं होगा। सर्विस एक बेहतर सर्विस मिलेगी 4G के कंपैरिजन में। तो उस तरह से कंज्यूमर के लिए ये बिल्कुल विन विन सिचुएशन है सिद्धार्थ। वॉइस का एक्सपीरियंस 5G पे 4G से बहुत बेहतर रहेगा, और इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि 5G पर जो कैपेसिटी प्रोविजन होगी, नेटवर्क ज्यादा चौड़ा होगा, उस पर बैंडविड्थ ज्यादा होगी, तो कंजेशन होने का चांस कई कम है। बेसिकली मैं अगर एक हाईवे से कंपेयर करूं, जो 5G का हाईवे है उसकी विड्थ कई गुना ज्यादा है जो 4G का हाईवे था। तो कंजेशन होने का चांस कम है, एंड हेंस कॉल ड्रॉप होने का चांस कम है, और एंड हेंस कॉल की क्वालिटी बहुत बेहतर रहेगी 5G पर। दूसरी बात अगर करें तो 5G में 700 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम
का डिस्बर्समेंट हुआ है, का ऑप्शन हुआ है, जो जियो ने खरीदा है, ये 700 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम एक बहुत खास किस्म का स्पेक्ट्रम है जो बिल्डिंग के अंदर बहुत अच्छा प्रोपेगेट करता है। और बिकॉज 5G 700 मेगाहर्ट्ज पर लॉन्च किया जाएगा जियो से, तो ना ही कंजेशन कम होगी बिकॉज बैंडविड्थ ज्यादा है जो हमने पहले बात की, बट ऑल्सो बिल्डिंग के अंदर सिग्नल बहुत बेटर आएगा, स्पेशली जो 5G जियो लॉन्च करेगा, क्योंकि जियो ने 700 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम खरीदा है इस ऑप्शन में। तो उस तरीके से कंजेशन कम होगी, इंडोर सिग्नल बेटर आएगा, तो 5G का एक्सपीरियंस वॉइस में भी 4G से बहुत बेहतर होना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव पर 13 से 15 अगस्त के दरमियान 20 करोड़ घरों पर तिरंगा लहराने का लक्ष्य है और इस अभियान के लिए सरकार जोर शोर से जुटी है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डीपी बदलकर वहां तिरंगे की तस्वीर लगा ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी डीपी हर घर तिरंगा अभियान को मजबूती देने के लिए बदली है। ऐसे डीपी बदलते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि आज 2 अगस्त का दिन विशेष है, ऐसे समय में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारा देश हर घर तिरंगा जैसे आंदोलन के लिए तैयार है। मैंने अपने सोशल मीडिया पेजेस पर डीपी बदल दी है और आप सभी से भी ऐसा करने का आग्रह करता हूं। प्रधानमंत्री की ये शानदार पहल है। अब उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की अपील पर आप सभी भी अपनी अपनी डीपी बदलेंगे और इस तरह आजादी के अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत ही हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और इसकी सफलता के लिए केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड के कुछ नियमों में भी बदलाव किया है। जैसे कि पहले सूर्यास्त के बाद तिरंगा नहीं फहराया जा सकता था, लेकिन इस नियम में बदलाव कर दिया गया है। 24 घंटे तिरंगा फहराया जा सकेगा। 1 अगस्त से 1,60,000 पोस्ट ऑफिस पर तिरंगे की बिक्री शुरू की जा चुकी है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर तिरंगा बनाने के ऑर्डर्स भी दिए गए हैं। हजारों हाथ दिन रात काम में जुटे हैं। सुबह, दोपहर, शाम की अलग अलग शिफ्ट्स में काम हो रहा है। मशीनों की आवाज कभी बंद नहीं होती। तिरंगे को तैयार करने के बाद उसकी पैकेजिंग करके देश के हर राज्य तक पहुंचाना है। हर जिले, हर ब्लॉक, हर घर तक पहुंचाना है, क्योंकि भव्य तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव जो मनाना है। 13 से 15 अगस्त के दरमियान देश भर के 20,000 घरों में तिरंगा लहराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और ये तैयारी इसलिए भी है क्योंकि हर घर तिरंगा लहराया जाएगा। समय कम है और लक्ष्य बड़ा, लिहाजा अनगिनत कारीगर, महिला और पुरुष सभी तिरंगा तैयार करने में लगे हैं। अलग अलग कपड़ों में, अलग अलग साइजेस में तिरंगा बनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर सूरत तक, नोएडा से लेकर सतना तक आजादी के अमृत महोत्सव की धूम है। तिरंगा तैयार करने का जुनून है। हर घर तिरंगा लहराने का मिशन बड़ा है, जिसका बड़ा दारोमदार सूरत पर है। सभी टेक्सटाइल ट्रेडर्स के पास तिरंगा बनाने के ऑर्डर्स हैं। कईयों के पास 1 करोड़ का ऑर्डर है। 10 अगस्त तक ऑर्डर पूरा किया जाना है ताकि तिरंगे को अलग अलग राज्यों में भेजा जा सके। हमारी कंपनी लक्ष्मीपति ग्रुप करीब 1 करोड़ तिरंगा करीब 10 अगस्त तक अपना जो है ऑर्डर पूरा कर लेगी और इसको सरकारी एजेंसियों के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, तहसील लेवल पर नीचे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर ये हर घर तिरंगा सुनिश्चित किया जाएगा। इसी तरह यूपी के नोएडा में भी जोर शोर से तिरंगा बनाया जा रहा है। अलग अलग फैक्ट्रियों में कारीगरों ने दिन रात एक कर दिया है। पीलीभीत में गांव की महिलाएं इस काम में जुटी हैं। सैकड़ों महिलाओं का जोश देखते ही बन रहा है। तिरंगा बनाने की खुशी के साथ ही रोजगार भी मिला है। इनको एक फीस का 5 रुपए भी दिया जाएगा। इसी वजह से ये बहनें बहुत मेहनत से लगातार काम कर रही हैं। झंडा बना रही हूँ इस समय। एक झंडे पे मुझे 5 रुपए मिलते हैं। अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए कुछ सेवा करती हूँ। और तो और शाहजहांपुर की जेल में बंद कैदी भी तिरंगा बना रहे हैं और इनका बनाया तिरंगा कईयों के घरों में लहराएगा। 13 से 15 अगस्त के बीच लोगों के सहयोग से 20 करोड़ से ज्यादा घरों पर तिरंगा फहराया जाना है। इसमें
सरकारी और निजी प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे। इस अभियान को लेकर सरकार और प्रशासन जोर शोर से तैयारी में जुटे हैं। केंद्र ने 3 तरह के झंडों के उत्पादन की व्यवस्था की है, जो डाकघरों में उपलब्ध होंगे और लोग तिरंगे को ऑनलाइन भी खरीद सकेंगे। सरकार का ये अभियान लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के अब्दुल गफ्फार आजादी के बाद से ही लगातार तिरंगा बनाने के काम में जुटे हैं और आजादी के अमृत महोत्सव के लिए भी उनका परिवार और कारीगर बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय ध्वज बना रहे हैं। लेकिन जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब वो रोजाना 1 लाख झंडे बना रहे हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और उसे पूरा करना है। मेरी सहयोगी तेजश्री ने उनसे बात की। अब्दुल जी, सबसे पहले हमें बताइए कि इस बार हर घर तिरंगे की मुहिम के तहत किस तरह की डिमांड है और कैसे चल रही है ये मुहिम? मैडम देखिए, ये डिमांड, ऐसी बड़ी डिमांड हमने 65 साल से पहले कभी नहीं देखी। जितना अभी हमारे को बल्क में काम करना पड़ रहा है और 24 घंटे काम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी ये पूरा होना बहुत मुश्किल लग रहा है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि घर घर झंडा पहुंचे और हमारे देश की खुशी में हम सब लोग शामिल हों। और ये जो अभियान है ये बहुत अच्छा है। इसमें एक तो देश के गरीब लोग भी काम कर रहे हैं और लेडीज ज़्यादा काम कर रही हैं ताकि उनको कुछ रोजगार मिल पाए। अब्दुल भाई, एक बात बताइए, पहले कितने तिरंगे बनते थे और अब जब से मुहिम की शुरुआत हुई है कितने तिरंगे बनने शुरू हुए हैं, कितनी तादाद बढ़ी है? देखिए, पहले तो 5 से 10 हजार 20 हजार तक तिरंगे बनते थे और उसके बाद फिर इमरजेंसी में तिरंगे बने। इसके बाद फिर अन्ना हजारे के दौर में ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार तिरंगे रोज बनाए थे। रोज बनते थे 20-25 रोज बनाए थे जी। इसके बाद अब हमने ऐसा दौर कभी नहीं देखा जितने तिरंगे अब बन रहे हैं। अब तो हम कम से कम 1 लाख डेली बना रहे हैं और लोग भी बना रहे हैं उसको, और फिर भी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। हमारी कोशिश ये है कि रात दिन करके इसको पूरा किया जाए और घर घर में झंडा पहुंचाया जाए। 15 अगस्त आते आते अब्दुल भाई कितने तिरंगे बनेंगे, क्योंकि डेडलाइन 13 अगस्त की है? आपको क्या लगता है 10 से 11-12 तक कितने तिरंगे बनेंगे एक दिन में? देखिए, हम 1 लाख का टारगेट लेके चल रहे हैं अभी, और अभी आज 30 तारीख है। तो अगर हम 10 तारीख तक के हमने ऑर्डर ले रखे हैं, तकरीबन 10 लाख तिरंगे और बना देंगे हम जी, और बना देंगे। अच्छा, इन तिरंगे बनाने के लिए कितने कारीगर लगे हुए हैं और कितने घंटे काम कर रहे हैं, ये बताइए। देखिए, इस काम के लिए हमारे फैमिली के 50 लोग हैं, वो तो लगे हुए ही हैं। इसके अलावा हमारे पास 500 मशीनें हैं, जो लेडीज भी हैं, उसमें जेंट्स भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। सबको कम से कम 80% मुस्लिम लोग भी काम कर रहे हैं इसमें, ताकि देशभक्ति का पता लग सके। और अभी हमारे पास कम से कम 500 लोग काम कर रहे हैं और हो सकता है हम 100-50 लोग और बढ़ाएं। अभी तो दिन रात काम चल रहा है, दो शिफ्टों में काम हो रहा है। एक शिफ्ट 10 बजे लगती है तो 9 बजे खत्म होती है, फिर 10 बजे शुरू करते हैं रात को, तो फिर सुबह 9 बजे तक करते हैं। फिर दूसरे लोग आ जाते हैं, जो रात को काम करते हैं वो सो जाते हैं दिन में, फिर सुबह को काम पे आ जाते हैं अगले दिन। तिरंगा मतलब देश की आन बान और शान। तिरंगे की अहमियत को देश का हर नागरिक अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि तिरंगा देश का गौरव है। आज भारत के इसी ध्वज को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया की जयंती है। पिंगली वेंकैया की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि दी। जब तिरंगे की डिजाइन किया गया था तब तिरंगे का मौजूदा स्वरूप ऐसा नहीं था जैसा कि आज नजर आता है। चलिए हम आपको तिरंगे की डिजाइन की पूरी कहानी बताते हैं। 1916 में पिंगली वेंकैया ने एक ऐसे झंडे के बारे में सोचा जो सभी भारतवासियों को एक धागे में पिरो सके, जिसके बाद उन्होंने नेशनल फ्लैग मिशन की स्थापना की। पिंगली वेंकैया ने साल 1916 से 1921 तक करीब 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज का अध्ययन किया, जिसके बाद उन्होंने 31 मार्च 1921 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया, जब तिरंगे में लाल, हरा और सफेद रंग हुआ करता था। वहीं चरखे के चिन्ह को इसमें जगह दी गई थी, लेकिन 1931 में एक प्रस्ताव पारित होने के बाद लाल रंग को हटाकर उसकी जगह केसरिया रंग कर दिया गया।
1931 में कांग्रेस ने कराची के अखिल भारतीय सम्मेलन में केसरिया, सफेद और हरे तीनों रंगों से बने इस ध्वज को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।